Brought to you by Colgeron All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रिन ऑल इन वन। आपने ब्लड डोनेशन के बारे में सुना होगा, हार्ट डोनेशन के बारे में सुना होगा, लिवर डोनेशन के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने स्टेम सेल डोनेशन के बारे में सुना है? हमें सेहत पर मेल आया पंकज का। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के साथ मिलकर काम करती है। ये डोनर रजिस्ट्री में मदद करते हैं, यानी अगर आप डोनेट करना चाहें तो इनके साथ रजिस्टर कर सकते हैं। फिर जब किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डोनेट करने के लिए बुलाया जाएगा। अब डोनेशन किस चीज़ का? स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स वो चीज़ हैं जो ब्लड कैंसर तक से बचा सकते हैं। दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को स्टेम सेल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग डोनेट भी नहीं करते, जिसकी वजह से कई जानें जो बच सकती हैं वो नहीं बच पाती। इसलिए पंकज चाहते हैं कि हम अपने शो पर स्टेम सेल डोनेशन के बारे में बात करें, लोगों को जागरूक करें कि वो आगे बढ़कर स्टेम सेल डोनेशन करें और किसी की जान बचाएं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल डोनेशन मतलब 300 ml आपका खून, जिसके अंदर वो बीज जो लाल खून, पीला खून और सफेद खून बनाता है, किसी के जीवन को बचा सकता है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक आपने किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा, आपने लिवर ट्रांसप्लांट सुना होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा और कोरोना के युग में आपने लंग ट्रांसप्लांट सुना होगा। क्या आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है या स्टेम सेल डोनेशन के बारे में सुना है? स्टेम सेल शरीर के अंदर, बोन मैरो के अंदर होते हैं, वो वहां पे जुड़े हुए होते हैं। पर जिस प्रकार से रेवोल्यूशन हुई और साइंटिफिक कम्युनिटी आगे बढ़ी, हमको ये पता चलने लगा कि स्टेम सेल्स को पेरिफेरल ब्लड से इकट्ठा किया जा सकता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से लोगों को ठीक किया जा सकता है। स्टेम सेल मतलब शरीर में 300 ml खून, जो ब्लड कैंसर से ग्रसित होते हैं या ब्लड कैंसर जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या थैलेसीमिया या सिकल सेल जैसी बीमारियों से ग्रसित है, उसको स्टेम सेल ठीक कर सकता है। शरीर में 2 किडनी, 1 हार्ट, 1 लिवर और 4.5 करोड़ स्टेम सेल्स होते हैं। तो अगर मैं 2 किडनी में से 1 किडनी निकाल लूं तो 1 बचती है, बट अगर 4.5 करोड़ में से मैं 3 लाख निकाल लूं तो आप जान सकते होंगे कि ये ऐसा ही है कि मैंने समुद्र में से पानी निकाल लिया हो। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, इसमें डोनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मेरी मदर के 7 भाई बहन थे, तो अगर मेरे को उनसे उनका ट्रांसप्लांट होता तो उनके भाई बहनों से मिलने की प्रोबेबिलिटी 30 से 40% थी। मेरा एक भाई है और मेरे बच्चे का कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब अगर उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है किसी कारणवश, तो स्टेम सेल कहां से आएंगे? स्टेम सेल रजिस्ट्री से आएंगे। तो हमने नई प्रक्रिया चालू करी जिसमें आप, मैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं, अपना 3 ml खून या चीक स्वैब दे सकते हैं। उसका डीएनए निकाल के एचएलए किया जाएगा, एचएलए करके रजिस्ट्री में डाल दिया जाएगा और शायद अगले 5 साल 7 साल में आपको बुलावा आ सकता है ऐसी रजिस्ट्री जैसे दात्री, डीकेएमएस, एनएमडीपी। इन रजिस्ट्री से आपको बुलावा आ सकता है कि आप आके 300 ml अपना खून दें और किसी की जान को बचाएं। तो देखो दोस्तों, कितना आसान है स्टेम सेल डोनेशन और डोनर रजिस्ट्री में अपने आप को एनरोल करना। तो हम सबको आगे चल के अपने आप को स्टेम सेल डोनर बनने के लिए प्रक्रिया में इनरोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं जो रजिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और हिंदुस्तान में जिसकी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, सिर्फ 3.5 से 4 लाख लोग ही इनरोल्ड हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि स्टेम सेल डोनेशन बहुत जटिल प्रॉब्लम नहीं है। डोनर को कोई सर्जरी नहीं होती, डोनर को सिर्फ अपने हाथ से देने की, मतलब जो आपकी बड़ी वेन है उसमें से जिस मशीन से प्लेटेड निकलता है उस पे 3 से 4 घंटे रह के आपका स्टेम सेल इकट्ठा किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसको प्रोसेस करके जिसको उसकी जरूरत है दिया जा सकता है। अभी हमने थाईलैंड से बुला के, थाईलैंड में किसी ने अपना स्टेम सेल डोनेट किया, वो हवाई जहाज के माध्यम से आया और उसने यहां पे आके एक डॉक्टर जो खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसकी जान बचाई। तो स्टेम सेल डोनेशन बहुत जटिल नहीं है,
आसानी से हाथ के माध्यम से दे सकता है। हर इंसान स्टेम सेल डोनर बन सकता है। क्यों? उसका HLA कब किसी से मैच कर जाएगा ये नहीं कह सकते। तो मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि आप आगे चल के स्टेम सेल डोनर बने, क्योंकि आपका 300 ml खून किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों को मुक्त कर सकता है, क्योर कर सकता है। जैसे कि आपने सुना, स्टेम सेल्स डोनेशन बहुत ही आसान है। इसे करने से डोनर को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है, पर हाँ, आप किसी की जान जरूर बचा सकते हैं। आपको केवल अपना 300 मिलीलीटर खून डोनेट करना होता है। आप डोनर रजिस्ट्री की मदद से ऐसा कर सकते हैं, पर डोनेट करने से पहले ये ज़रूर जांच कर लें कि जो रजिस्ट्री के साथ आप डोनेट कर रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए, सिर पर चोट लग जाए तो क्या गलतियां हरगिज नहीं करनी चाहिए। सिर पर चोट लगना खतरनाक हो सकता है, इसलिए अगर आपके सिर पर चोट लग जाए, आपके आसपास किसी के सिर पर चोट लगे, तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। क्या है वो बातें? ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। किसी को हेड इंजरी हो तो सबसे पहले क्या करें? रेड फ्लैग साइन को पहचानें। सबसे नज़दीकी अस्पताल ले जाएं जहां पर CT स्कैन की सुविधा हो। अगर CT स्कैन में कोई गंभीर खतरे के निशान नहीं है तो सिर्फ बाहरी चोट के लिए मेडिकल ड्रेसिंग की जाती है। इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। टेटनस का टीका लगाया जाता है। दर्द की दवाई दी जाती है। अगर चोट ज़्यादा हो और उसके चलते दिमाग पर दबाव पड़ रहा हो तब दबाव कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। चोट गंभीर हो तो खोपड़ी पर सर्जरी भी की जाती है। अगर चोट की वजह से किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उसमें मिर्गी की दवाई शुरू की जाती है और ये दवाइयाँ 1-2 साल तक चलती हैं। कभी कभी मरीज को बेहोशी की स्थिति में वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। कोमा में मरीज महीनों तक रह सकता है। ऐसे मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो भी दवाइयाँ अस्पताल से दी गई हैं उन्हें अच्छे से समझ लें। एंटीबायोटिक या फिर दर्द की दवाइयाँ कुछ दिनों के लिए दी जाती हैं। मिर्गी की दवाई महीनों और सालों तक चलती है, इसलिए बीच में ना रोकें। अगर मरीज बिस्तर पर है तो उसकी फिजियोथेरेपी होना बहुत ज़रूरी है। नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। जिन मरीजों को निगलने में दिक्कत होती है उन्हें नाक में नली लगाई जाती है। ऐसे में ज़बरदस्ती उनके मुंह में खाना ना डालें। बेड पर पड़े पड़े रहने से मरीजों को बेड सोर हो जाता है, इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। जब कभी भी दुर्घटना संभावित जगह पर जाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अब अपनी चाय को थोड़ा हेल्दी कैसे बना सकते हैं। चाय पीने के बाद एसिडिटी, सीने में जलन और ब्लोटिंग जैसी परेशानियों की शिकायत ज्यादातर लोग करते हैं, पर क्या चाय के नुकसानों को देखते हुए हम चाय पीना छोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसे हेल्दी बनाने के तरीके पर काम करना चाहिए। वेलनेस कोच ल्यूक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में चाय को हेल्दी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल क्रीम ना डालने की सलाह दी। साथ ही उनका कहना है कि चाय में देसी गाय के दूध का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि चाय में लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक, लेमन ग्रास, तुलसी और केसर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। अब क्या ये तरीके वाकई असरदार हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रेखा गुप्ता से। उनका कहना था कि ये बातें एकदम सही हैं। अगर आप चाय पीना छोड़ नहीं सकते तो इन तरीकों से उसको थोड़ा हेल्दी ज़रूर बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कप पर कप पीते जाएं। चाय लिमिटेड मात्रा में ही पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।